ओके, लेट्स स्टार्ट। एक डीलर प्रत्येक बाल्टी के आदेश पर एक बाल्टी अतिरिक्त देता है। वह चिन्हित मूल्य पर 20% की छूट भी प्रदान करता है। एक बाल्टी की चिन्हित कीमत 240 है। सबसे कम कीमत का पता लगाएं जिस पर एक बाल्टी बिना किसी नुकसान के बेची जा सकती है। ओके, देखो 15 बाल्टी के आदेश पर एक अतिरिक्त बाल्टी देता है, मतलब आप ऐसे समझ लो कि मार्क्ड अगर 16 बाल्टी है तो वो पैसा आपसे 15 का ही लेता है। देता है 16 बाल्टी, मतलब उसकी जेब से 16 जा रही है, लेकिन पैसा वो आपसे 15 बाल्टी का ही ले रहा है और 20% का डिस्काउंट भी दे रहा है। 20% मतलब 1/5, मतलब 16 बाल्टी अगर 5 रुपए की होगी तो वो आपको 4 रुपए की दे रहा है, 5 पर 1 का डिस्काउंट दे रहा है। आप बोलोगे एक बाल्टी एक्स्ट्रा है, तो भाई 15 बाल्टी खरीदने पर एक एक्स्ट्रा, मतलब उसकी जेब से 16 बाल्टी जा रही जबकि पैसा आपसे 15 बाल्टी का ले रहा है। 20% का डिस्काउंट है, मतलब 5 पर 1 कम कर रहा है। मतलब हम कह सकते हैं कि 80 रुपए की चीज वो आपको कितने में दे रहा है, 60 में दे रहा है। ठीक है, तो इसको और शॉर्ट कर लें तो 20 से कैंसिल हो जाएगा 4 बार, 20 से कैंसिल हो जाएगा 3 बार। ये चिन्हित मूल्य है ना। आपसे कहा एक बाल्टी की चिन्हित कीमत 240 है, तो 4 की वैल्यू कितनी है, 4 की वैल्यू 240 है। तो 240 रुपए अगर 4 है तो बेचेगा कितने में, तो बेचेगा वो 180 रुपए में। ये आपका आंसर आएगा 180, बिल्कुल सही आंसर इसका 180। ठीक है, बताओ क्लियर है। ठीक है आयुष, लास्ट में याद दिलाना, मैं बता दूंगा पासवर्ड कैसे चेंज करना है। जल्दी बताइए, समझ में आ गया सभी को 180। ओके, चलिए एक बार और बता दूं। 15 पर 1 बाल्टी फ्री, मतलब 16 बाल्टी का 16 बाल्टी की जगह वो आपसे 15 बाल्टी का पैसा ले रहा है। 20% का डिस्काउंट भी है, मतलब 5 की चीज 4 में दे रहा है। तो ऐसे बिल बनता है 80, लेकिन आपसे लेगा 60। इनका अनुपात बना 4 और 3। और आपको ऑलरेडी कहा है कि उसका चिन्हित मूल्य, अंकित मूल्य 240 है। 4 बराबर 240, तो 3 बराबर कितना, 180। चलिए इसको पढ़िए, ये बड़ा कमाल का प्रश्न है। 2 बार इसको पढ़िए फिर मैं बताता हूं। हम्म, ये मार्क्ड प्राइस है और ये सेलिंग प्राइस है ना। ये बाल्टी की मात्रा है और ये बाल्टी के रुपए में मूल्य है ना। 16 बाल्टी 5 रुपए की तो 80 रुपए की, 15 बाल्टी 4 रुपए की तो 60 की, इसलिए हमने गुणा किया। ओके, एक आदमी 25% लाभ पर सामान बेचता है। यदि उसने वस्तु को 1 रुपए कम में खरीदा होता, 1 रुपए कम में बेचा होता, तो उसे 5% अधिक लाभ होता। मतलब पहले उसे लाभ हो रहा था 25% का, और बाद में अगर वो 1 रुपए कम और ऐसा और वैसा कर देता तो 30 रुपए का लाभ होता। पहले से 5% ज्यादा का मतलब क्या हुआ, 30% का लाभ होता। अब मुझे बताओ कि 25% का मतलब होता है 1/4। 1/4 का मतलब होता है कि 4 की चीज कितने में बेचना, 5 में। 30% का मतलब होता है 3/10। 3/10 का मतलब होता है कि 10 रुपए की चीज कितने में बेचना, 10 रुपए की चीज बेचना 13 में, है ना। 1 रुपए कम में खरीद के, 1 रुपए कम में खरीद के और 1 रुपए कम में बेचता तो 5% का ज्यादा लाभ होता। अब हमें यहां पर क्या करना है, सबसे पहले एक्स की वैल्यू यहां पता लगानी है कि एक्स क्या हो सकता है। अगर देखो इसको आप ऐसे लो कि 1 अनुपात है आपका 4:5। ठीक है, इसको मैं लेता हूं 4:5। ये आपका क्रय मूल्य है, ये विक्रय मूल्य है। ठीक इसी प्रकार 10 और 13 में भी हम क्या करेंगे, ये आपका क्रय मूल्य है और ये आपका विक्रय मूल्य है।
ठीक है। अब यहां पर आप एक बात ध्यान से सुनिएगा, ये तो रेशो हो गया, ठीक है। ये आपका 4 था, इसको 5 पे बेचा, ये 10 का था, इसको आपने 13 पे बेचा। दोनों तरफ हमें क्या करना है, अंतर सेम करना है। अभी एक में अंतर 6 का है, एक में अंतर 8 का है। तो हम एक काम कर सकते हैं, थोड़ा सा अगर इस पे विचार करें तो आप ऊपर 3 का गुणा कर दो। ये अनुपात में मैंने सिखाया था, 3 का गुणा ऊपर और ऊपर 1 का अंतर है तो 1 का गुणा नीचे। ऊपर करोगे आप 3 का गुणा, नीचे करोगे आप 1 का गुणा। तो देखो इससे क्या जादू होगा, 4 का 3 का गुणा करोगे तो 12, 5 का 3 गुणा करोगे तो 15, 10 का 1 में गुणा करोगे तो 10 और 1 का गुणा करोगे तो 13। तो ये आपका पुराना वाला केस है, ये वाला जब 25% का लाभ हो रहा था, मतलब 12 की चीज कितने में जा रही थी, 15 में। जब 30% का लाभ हो रहा था तो 10 की चीज कितने में जा रही थी, 13 में। तो देखो यहां भी 2 कम हुआ और यहां भी 2 कम हुआ, है ना। मतलब आपको एक बात पता चल गई कि x की वैल्यू कितनी है, 2। देखो अगर x कम करते और x कम बेचते, मतलब दोनों जगह सेम आना चाहिए, तो यहां भी 2 की कमी, यहां भी 2 की कमी। पहले 25% लाभ हो रहा था, मैंने दोनों में से 2-2 कम किया, तो अब मुझे 30% का लाभ हो रहा है। तो मुझे एक बात तो पता चल गई कि x की वैल्यू कितनी है, 2 है। बताओ इतना समझ में आया? अभी आगे मत बढ़ो, इतना समझ में आना चाहिए। ये 4 था, 5 पे बेचा, 10 पे 3 का प्रॉफिट, 10 से 13 पर बेचा। अंतर मुझे बराबर करना था। अंतर बराबर करने की टेक्निक आपको मैंने रेशो में सिखाई थी कि इनके बीच का अंतर 3 है तो 3 का गुणा ऊपर, इनके बीच में 1 का अंतर है तो 1 का गुणा नीचे। 3 का गुणा करोगे तो 12 और 15, 1 का गुणा करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये पहले जब 25% का लाभ हो रहा था तब 12 और 15 था। अब जब आपको 30% का प्रॉफिट मिल रहा है तो 10 से 13 हो रहा है। ये भी 2 कम हुआ, ये भी 2 कम हुआ, और उन्होंने वही बोला कि x ही कम होना चाहिए क्रय मूल्य से, x ही कम होना चाहिए विक्रय मूल्य से। तो आप यहां देखेंगे कि x बराबर कितना है, x बराबर 2 है। इतनी बात अपनी यहां पे समाप्त होती है, ठीक है। x की वैल्यू पता चल गई। अब मेहनत करनी है y पे। अगर उसने y कम खरीदा होता, y कम बेचा होता तो 40% का लाभ होता। देखो y कम खरीदा होता और y कम, इस पर लेंगे। अब ये रेशो हमारे काम का नहीं है, अब ये है ना। अगर उसने, सेकेंड केस में बता रहा हूं, अगर उसने y कम खरीदा होता, ठीक है, और y कम पे बेचा होता, तो उसे 40% का लाभ होता, मतलब 140। क्या आपको यह समझ में आया कि ये मैंने ऐसा क्यों लिखा? बताओ जल्दी। y कम में खरीदते और y कम में बेचते तो 40% का लाभ होता। ये जो मैंने लिखा है ये आपको समझ में आया कि ऐसा क्यों लिखा? ठीक है। माना वो चीज कितने की थी, 12 की, 12 में से y कम खरीदते, फिर उसको 40% का लाभ होता, तो उसकी कीमत कितनी होती, 15y। तो ये ठीक है। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो 12 माइनस वाई, ये आपका बनेगा पता है कितना, ये बनेगा 7/5 और ये हो जाएगा आपका 15y। 15 माइनस वाई, 7 का गुणा हम इनमें कर देते हैं, इसमें पूरे में कर देते हैं, और इसमें 5 का गुणा कर देते हैं, है ना। 7 का गुणा होगा तो ये बनेगा 84 माइनस 7y, इसमें करेंगे तो 75 माइनस 5y। 7 आपका अगर उधर चला जाए, 75 इधर आ जाए, तो उधर बचेगा ओनली 2y, और ये 75 इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 9। मतलब मुझे एक और बात पता चल गई कि y की वैल्यू कितनी है, 4.5। ठीक है, x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 4.5 है। ये दो बातें मुझे पता चली। ठीक है, अब आगे सुनो। यदि दोनों क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य x प्लस वाई कम हो तो उन्हें क्या हो? पहले तो ये देखो कि x प्लस वाई क्या होगा। x है 2, y है 4.5, मतलब 6.5 रुपए, है ना। अब हमारे पास क्रय मूल्य कितना है, तो क्रय मूल्य है 12, और विक्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य हमारे पास है 15। ये भाई साहब बोल रहे हैं क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों में कमी कर दो, है ना।
क्रय मूल्य में भी x प्लस वाई की कमी कर दो और विक्रय मूल्य में भी x प्लस वाई की कमी कर दो, मतलब दोनों में से 6.5 घटा दो। 12 में से 6.5 गया तो 5.5 आएगा, 15 में से 6.5 गया तो ये हो जाएगा 7.5। ठीक है, मतलब दोनों को आप कितने में बेच रहे हो? दोनों को आप 13 में बेच रहे हो। उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? और दोनों को आपने 1 मिनट, अच्छा ठीक ठीक ठीक, ये हो गया आपका। तो यहां पर आप एक बात समझिए कि अगर हम 5.5 रुपए की चीज को 7.5 रुपए में बेचेंगे तो हमें 2 रुपए का फायदा होगा। किस पर? 5.5 पर गुणा करेंगे 100 का, तो ये बनेगा आपका 2000/550। इसको और अगर हम 5 से कैंसिल करें तो ये हो जाएगा आपका 400 और नीचे हो जाएगा आपका कितना? 110, है ना। 5 से कैंसिल करेंगे तो 400 और 110। हाँ, या 40/11 भी इसको हम बोल सकते हैं। ठीक है यहां तक? हाँ, कहां पे 8.5? अरे सॉरी 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 सॉरी, 8.5। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हाँ, 5.5 की चीज 8.5 में, ठीक है। चलो, 3 रुपए का प्रॉफिट 5.5 पर और गुणा कर दिया जाए 100 का, तो ये हो जाएगा आपका 300/5। 5.5 का क्या होगा? 1 जीरो ऊपर चढ़ जाएगा, है ना। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 5 से कैंसिल होगा 600 बार, 5 से कैंसिल होगा 11 बार, 11 पंजे 55। एक ही ऑप्शन है, मतलब ये वाला आंसर आएगा आपका। हल कर लेना, 54.54 आएगा, है ना। एक बार जिन लोगों को समझ में नहीं आया वो क्वेश्चन को एक बार पूरा पढ़ें। मैं एक बार और दोबारा पूरा बता रहा हूं, एक बार आप क्वेश्चन को पढ़िए। हम्म अरे पढ़ लो यार संदेश, तुम 2-3 लोग ना इतने डांट खाने के काम करते हो, तुमसे चुपचाप बैठ के पढ़ा नहीं जाता क्या? सिर्फ रोना रोना, ये कैसे करेंगे वो कैसे करेंगे। पढ़ने आए हो तो पढ़ लो यार, है ना। तुम्हें अगर नई कठिन क्वेश्चन करना है तो तुम बंद कर दो क्लास, ठीक है। अब मैं डांट लगाऊंगा, तुम दिन भर दिन रात तुम्हारा रोना रहता है, ये कैसे करेंगे वो कैसे होगा, हमारा दिमाग कब चलेगा। तुमने ऐसे क्या झंडे गाड़ दिए दुनिया में? सीखने आए हो, सीख लो ढंग से, है ना। बार बार रोया मत करो मेरे सामने। और अगर तुम्हें नहीं पढ़ना है तो बंद कर दो क्लास, लाइव नहीं पढ़ना है तो रिकॉर्डेड देखा करो। सिर्फ रोने 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 का काम करते हो। मैंने बोला है कि एक बार और समझाऊंगा। मैंने कहा है कि आखिरी के प्रश्न कठिन होते हैं, एडवांस होते हैं, तो भी तुम्हारा समझ नहीं बैठता है तुम्हें। हम्म अब एक बार फिर से सुनो यहां पे कि क्या हो रहा है ना। एक आदमी 25% लाभ पर सामान बेचता है और उसे अगर 1 रुपए कम करता, अगर खरीदते समय भी एक्स कम होता और बेचते समय भी एक्स कम होता तो 5% ज्यादा लाभ होता। अगर पहले उसे 25% ज्यादा लाभ हो रहा है तो अब 5% ज्यादा होगा। सॉरी, पहले 25 हो रहा है तो अब 5 ज्यादा होगा, मतलब 30। 25 का मतलब होगा 1/4, 4 की चीज 5 में बेचना। 30% का मतलब होगा 3/10, 10 पर 3 का लाभ, मतलब 10 की चीज 13 में। लेकिन हमें अंतर समान करना है, क्योंकि क्रय मूल्य से भी एक्स कम होना चाहिए और विक्रय मूल्य से भी एक्स कम होना चाहिए। दोनों से एक्स कम होना चाहिए, मतलब दोनों में अंतर समान होना चाहिए। अंतर समान करने की टेक्निक मैं आपको रेशो में सिखा चुका हूं। इनके अंतर का गुणा ऊपर, इनके अंतर का गुणा नीचे। इनमें अंतर 1 का है, 1 का गुणा करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इनमें अंतर 3 का है, 3 का गुणा करेंगे, ये हो गया। देखो ये भी 2 कम हुआ, ये भी 2 कम हुआ, मतलब एक्स की वैल्यू कितनी है? एक्स की वैल्यू 2 है। इतना करने के बाद
आपको इस रेशो को अब नहीं देखना है। अब आपको यह देखना है कि ये उसका क्रय मूल्य है, ये उसका विक्रय मूल्य है, ये क्रय मूल्य है, ये विक्रय मूल्य है। कब? पहले। और ये कौन सा वाला है? बाद में। अब बोल रहे हैं यदि Y रुपए कम होता और Y कम में बेचता तो 12 में से भी Y कम करो और 15 में से भी Y कम करो तो 40% का लाभ होता। लाभ हमेशा किस पे निकलता है? क्रय मूल्य पर। तो क्रय मूल्य पर 40% का लाभ लेंगे तभी तो विक्रय मूल्य आएगा। क्रय मूल्य पर 40% का लाभ होगा तभी तो विक्रय मूल्य आएगा। तो क्रय मूल्य हो गया 12 माइनस वाई, ये हो गया 140%, ये हो गया आपका विक्रय मूल्य। इतना समझ गए? इसको जब हमने पूरा सॉल्व करा तो हमें y की वैल्यू 4.5 समझ में आई, है ना। तो x भी पता चल गया और y भी पता चल गया, दोनों की वैल्यू हमें यहां पे समझ में आ गई। अब यहां पर क्या है, इसके बाद उन्होंने फिर तीसरा पत्ता यहां पे फेंका कि अगर दोनों का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य x प्लस वाई कम कर दें, मतलब क्रय मूल्य में से भी x प्लस वाई कितना है? 6.5। 6.5 दोनों में से कम कर दें। 12 में से 6.5 गया तो 5.5, 15 में से 6.5 गया तो 8.5। मतलब अब नया वाला तीसरा, ये पहला था, ये दूसरी कंडीशन, ये तीसरी कंडीशन। 5.5 रुपए की चीज हम 8.5 में बेच रहे हैं, तो 5.5 की चीज 8.5 में बेच रहे हैं, मतलब हमें कितने का फायदा हो रहा है? 3 का। किस पर? 5.5 पर। हल किया तो आंसर कितना आएगा? 54.54। ठीक है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये एसबीआई पीओ या आईबीपीएस पीओ का किसी एक एग्जाम का मुझे याद नहीं है, लेकिन ये मेंस का क्वेश्चन था। बैंक का पीओ का मेंस का क्वेश्चन है, परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है ये। ठीक है। अभी बताओ, अभी भी कोई डाउट हो, दिक्कत हो, परेशानी हो? आप एक चीज समझो, जिनको ये समझ नहीं आ रहा है 140 क्यों करा, मान लीजिए कि कोई चीज जो है, कोई वस्तु है जो 80 रुपए की है और मैं इसे 40% लाभ पर बेचूंगा तो 140 से ही तो गुणा करूंगा ना, तभी तो इसका विक्रय मूल्य आएगा। तो ये क्रय मूल्य है, मैंने इस पे लिया प्रॉफिट परसेंट और गुणा करेंगे तभी तो सेलिंग प्राइस आएगा। ऐसे ही तो हम करते हैं ना। नहीं, 10 और 13 नहीं लेंगे। मेन यहां पे सीपी और एसपी 12 और 15 है, हम 12 और 15 से ही लेंगे। इसी में एक्स कम कर रहे हैं और इसी में से वाई कम कर रहे हैं, एक्स और वाई कम कर रहे हैं। तो 10 और 12 और 15 ही हमारा मेन है, बाकी हमारा कोई काम का नहीं है। चलिए, आ गया समझ में? अच्छी बात है, इसको करिए। हाँ, 10 और 13 का मैं फिर बोल रहा हूं, मेन हमारा क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य 12 और 15 है ना। वो तो हमने इसमें से कम किया तो ये आया, मतलब ये ओरिजिनल नहीं है, ओरिजिनल ये दोनों है, तो पूरा खेल इन्हीं दोनों से होगा। ये तो उसका एक हिस्सा है। ये दोनों से x की वैल्यू पता चली, इन दोनों से y की वैल्यू पता चली, इन दोनों से ही कम करेंगे, तो पूरा खेल इन दोनों का है। नेक्स्ट, इसको पढ़िए। 8650, वेरी गुड। 8650 का लॉस है यहां पे, बिल्कुल सही आंसर दिया है। देखिए,
तीन वस्तुओं को एक ही दाम पर बेचा, पहले को 1/9% का प्रॉफिट। देखो, पहली चीज प्रॉफिट पे बेची गई है, पहले मैं लिख लेता हूं सीपीएसपी, फिर दूसरे का लिख लेते हैं सीपी और एसपी, फिर तीसरे का लिख लेते हैं सीपी और एसपी। ठीक है। 11 से 1/9 का मतलब होता है 1/9। 1/9 का मतलब होता है कि 9 रुपए की चीज कितने में बेची गई? 10 में। 37.5% का मतलब 3/8 होता है, इसको हमने कई बार देखा है। तो 8 में से 3 जाएगा तो 8 की चीज कितने में बेची? 5 में। 3/8। 8 में 3 कम तो 8 की चीज कितने पे? 5 में, क्योंकि लॉस है, प्रॉफिट होता तो जुड़ता। 33 1/3 का मतलब 1/3, 3 की चीज 4 में, 3 रुपए की चीज 4 में। इतना आप समझ गए। अब आपने एक चीज अगर यहां पे ऑब्जर्व करी हो, एक चीज आपने अगर यहां समझने की कोशिश करी हो, तो सभी वस्तुओं को एक ही दाम पर बेचा, मतलब सबका सेलिंग प्राइस सेम है, सबका विक्रय मूल्य बराबर है। लेकिन क्या यहां पे विक्रय मूल्य बराबर है? नहीं। तो आप विक्रय मूल्य बराबर करिए। कैसे बराबर करोगे? 10, 5 और 4 का एलसीएम क्या होता है? इनका एलसीएम होता है 20। क्या हम सभी को 20 बना सकते हैं? तो इसको 20 बनाने के लिए 2 का गुणा करिए, इसको 20 बनाने के लिए 4 का गुणा करिए, इसको 20 बनाने के लिए 5 का गुणा करिए। लेकिन गुणा तो दोनों तरफ होगा, है ना? तो देखिए, ये क्या बनेगा? ये बनेगा 18:20। ठीक है। ये क्या बनेगा? ये बनेगा 32:40। नहीं, सॉरी, 8 और 4 32:20, 32:20। और ये क्या बनेगा? ये बनेगा 15:20। और अब आप एक चीज ऑब्जर्व करिए, सभी का विक्रय मूल्य समान हो चुका है। तो मैं आपसे पूछूं कि टोटल विक्रय मूल्य बताइए और टोटल क्रय मूल्य बताइए। टोटल क्रय मूल्य और टोटल विक्रय मूल्य। तो टोटल विक्रय मूल्य तो 20 प्लस 20 प्लस 20 कितना हो गया? 60। लेकिन क्रय मूल्य कितना है? क्रय मूल्य है 3, 4, 5 और ये 65। अगर 18 प्लस 32 प्लस 15 करोगे तो 65, और 20 प्लस 20 प्लस 20 करोगे तो 60। तो 65 की चीज 60 में बेची, मतलब यहां 5 का हो रहा है नुकसान, 5 का हो रहा है यहां पर घाटा, 5 का है लॉस। इतनी बात समझ गए? अब आगे सुनिए क्या है। प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य, सबका नहीं, एक का विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस। क्योंकि ये सेलिंग प्राइस है तो हमें तो सबका सेलिंग प्राइस पता है, एक का सेलिंग प्राइस 5 है। तो आपसे पूछा है हानि बताइए, तो हानि कितने की है? 5 की। 5 का गुणा करेंगे, 5 से कैंसिल होगा 4 बार, 4 से आप इसको उड़ाओगे तो 4 से कैंसिल होगा 8 बार, 4 4 इंटू 8 32, 4 इंटू 6 24 और 4 इंटू 5 20। 8,650 रुपए का क्या होगा? लॉस होगा। यह आंसर है आपका। अब बताइए समझ में आया कि नहीं? ठीक है यहां तक? चलिए, तो पेश है अपना सबसे खतरनाक सवाल, है ना? इसको सभी लोग, वैसे तो मुझे उम्मीद है आपने पढ़ लिया होगा, नहीं पढ़ा है तो मैं एक बार और दिखा रहा हूं। जल्दी से सब लोग इसको पढ़िए, 2 बार पढ़िए, फिर इसको सॉल्व करके बताता हूं मैं।
पढ़ लिया? चलिए, अब ऐसा मान के चल रहे हैं कि आपने इसको अच्छे से पढ़ लिया है और आपने घर पर भी एक बार कोशिश करी होगी। बड़ा ही शानदार सवाल है। आपसे कहा गया है कि राघव ने एक दुकानदार से कुछ कुर्सियां कुछ मेजें खरीदी। एक कुर्सी और एक मेज का अंकित मूल्य 5:7 है ना। अंकित मूल्य 5 और 7 है और दुकानदार कुर्सी और मेज पर 20% और 25% की छूट देता है। तो राघव द्वारा खरीदी गई कुर्सी और मेजों का अनुपात 9 और 8 है। देखो यहां क्या करना पड़ेगा, आपको यहां पे वैल्यू माननी पड़ेगी। प्रश्न थोड़ा सा बड़ा है, मैंने बहुत छोटा करा है ताकि लिखने के लिए जगह बचे। हालांकि जगह काफी कम है लिखने के लिए, लेकिन हमें इसमें काम चलाना पड़ेगा, है ना, क्योंकि सारी चीजें आपको क्लियर दिखानी भी है। अब सुनिएगा यहां पे क्या होगा। तो आप ऐसा मान लीजिए कि एक है चेयर, चेयर मतलब कुर्सी, और एक है मेज, मेज मतलब है टेबल, जिनका अनुपात कितना है 5:7। तो मान लो कुर्सी 5,000 रुपए की है, मानना ही पड़ेगा। तो मान लो कि 5,000 रुपए की कुर्सी है और 7,000 रुपए का क्या है, टेबल है। ठीक है, दुकानदार कुर्सी पर 20% का डिस्काउंट देता है। थोड़ा सा लिखेंगे हम कम। 5,000 का 20% होता है 1,000 रुपए। तो 1,000 के डिस्काउंट के बाद इसकी कीमत कितनी हो जाएगी, 4,000। यह उसका अंकित मूल्य है और यह उसका विक्रय मूल्य है। 7,000 पर 25% की छूट है ना। तो 7,000 पे अगर 25% की छूट है मतलब उसका 75% हम निकालेंगे। 75% मतलब 3/4। तो ये हो जाएगा आपका 21,000। 21,000 का हम 4 से भाग देंगे तो 10,500 है ना। 10,500 और 10,500 का क्या हो जाएगा, 5,250 है ना। 5,250 हो जाएगा इसका मूल्य। इतना समझ में आया? ये डिस्काउंट के बाद की इसकी कीमत हो गई। ठीक है, 5,000 पर 20% का डिस्काउंट दिया तो 4,000 की हो गई। इस पर 25% का डिस्काउंट दिया तो 5,250 की ये हो गई। इतनी बात ओके। और किस अनुपात में खरीदता है, 9 और 8 में, है ना। 9 और 8 में खरीदता है। तो मान लो कि 9 कुर्सियां हैं और 8 टेबल हैं। तो 9 कुर्सियां हैं मतलब कितने की खरीदी, 36,000 रुपए की। और 8 टेबल हैं तो 8 पंजे 40 और 2 मतलब 42,000 के उसने टेबल खरीदे। तो दोनों कितने में खरीदे, 4, 3, 7 और 8, 78,000 रुपए में उसने सारा सामान खरीदा। यह अपने प्रश्न का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा हल हो चुका है ना। फिर से बता रहा हूं, माना चेयर 5,000 की है, अनुपात 5 और 7 दिया था ना। तो हमने माना कि चेयर 5,000 की है और 7,000 का टेबल है। 5,000 और 7,000 पर 20% और 25% का डिस्काउंट है। तो 20% और 25% का डिस्काउंट देने के बाद ये कीमत आई और उनकी संख्या का अनुपात दिया है 9 और 8। तो माना 9 कुर्सी है और 8 टेबल है। तो 9 का मूल्य, 8 का मूल्य और ये उनका कुल मूल्य, इतने में उसने खरीदा। अब इससे ज्यादा पैसा मिलेगा तो उसका फायदा, इससे कम मिलेगा तो उसका क्या होगा, लॉस। अब आगे बढ़ते हैं। इतना अपना आधा प्रश्न तो हो गया, आगे बढ़ो। ये तो राघव ने अपनी दुकान के लिए सामान खरीद के लाया, कहीं से खरीद के लाया। अब वो बेचेगा। अब देखो बेचता कैसे वो। सबसे पहले वो क्या करेगा, हर कुर्सी और मेज का मूल्य 50% बढ़ाएगा और फिर उस पर डिस्काउंट देगा। देखो क्या कर रहा है वो, सभी का मूल्य पहले तो 50% बढ़ाएगा और फिर डिस्काउंट देगा। तो पहले तो हम प्राइस बढ़ाते हैं, ठीक है, और इसके बाद ग्राहक द्वारा प्रति 4 मेज की खरीद पर एक कुर्सी मुफ्त दे देता है। चलो ये भी ठीक है, 4 मेज की खरीदी पर एक कुर्सी मुफ्त दे देता है। ओके, देखो सबसे पहले लेते हैं चेयर। तो सुनना, चेयर कितने की है, 4,000 की है और 50% प्राइस बढ़ाता है। तो 4,000 का 50% कितना होता है, 2,000। मतलब चेयर कितने की कर देता है, 6,000 की। और अब इस पे 25% का डिस्काउंट देगा। 25% का अगर डिस्काउंट देगा मतलब 6,000 का 25% होता है 1,500। मतलब चेयर कितने की कर दी उसने, 4,500 रुपए की चेयर कर दी। फिर से सुनो, 4,000 कीमत है, उस पे उसने 50% कीमत बढ़ाई, आधी कीमत बढ़ाई। 4,000 का 50% 2,000, 2,000 रुपए बढ़ाए और अब इस पे 25% का डिस्काउंट दिया। तो 4,000 की कुर्सी को 6,000 करा
और उस पे 25% का डिस्काउंट दिया। 6,000 का 25% होता है 1,500, कुर्सी हो गई 4,500 की। अब टेबल पे आ जाओ। ठीक है, इतना समझ में आया? चेयर की कीमत बढ़ाई। अब हम टेबल पे चलेंगे, कोई डाउट है यहां तक? ठीक है, ओके। अब टेबल कितने का था? टेबल था 5,250 का। इसकी कीमत भी 50% बढ़ेगी। आधी कीमत बढ़ाएंगे तो इसका आधा करेंगे, तो आधा करेंगे तो 2 का दुगना हो गया, 2 से कट गया, फिर 2 इंटू 6 12, 2 और 5, इतनी कीमत उसकी हम बढ़ाएंगे तो ये आ जाएगा 75। 6 और 2 हो जाएगा 8, 5 और 2 हो जाएगा 7। इस पर 20% का डिस्काउंट देंगे। ठीक है, इस पर 20% का अगर हम डिस्काउंट देंगे, मतलब इसका 1/5 माइनस करेंगे, तो 5 से अगर मैंने इसको कैंसिल करा तो 5 से कैंसिल होगा एक बार, बचेगा 2 और 8, 5 और 5 25, बचेगा 3 और 7, 5 इंटू 7 35 और 5 इंटू 5 1575 का डिस्काउंट मिलेगा, है ना। इसमें से 1575 आपका चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 00। 8 में से 5 गया, 7 में से 1 गया, 6,300 की टेबल जो है वो हो जाएगी। 6,300 रुपए की टेबल हो जाएगी। इतनी बात समझ में आई? इसका 50% होता है ये। दोनों को जोड़ने के बाद जो प्राइस आएगी उस पर हम क्या करेंगे, 20% का डिस्काउंट देंगे। सब मैंने आपको करके बताया। तो प्राइस बढ़ाया, डिस्काउंट घटाया, तो ये हो गई टेबल। इतना हो गया। आखिरी चीज और बच गई है, ग्राहक द्वारा प्रति 4 मेज खरीदने पर 1 कुर्सी फ्री। 4 टेबल खरीदोगे तो 1 कुर्सी फ्री। तो मुझे बताओ कि टेबल कितने हैं? टेबल अपने पास कितने हैं? 8। तो अगर 8 टेबल होंगे, 4 पर 1 फ्री, तो 8 पे कितने फ्री? 2। मतलब 2 कुर्सी फ्री दे दी। तो कुर्सियां थी कितनी? 9। उसने 2 फ्री दे दी, मतलब 7। लेकिन टेबल का पैसा तो पूरा लिया। समझ में आ रही बात? 9 कुर्सियां थी लेकिन बेची कितनी? 7। टेबल 8 थे तो कितने बेचे? 8। क्योंकि 4 टेबल पे 1 कुर्सी फ्री, तो 8 पर 2 कुर्सी फ्री, मतलब बेचेगा कितनी? 7। इधर कितनी बेची? टेबल कितनी बेची? 8। अब इसका हम करेंगे गुणा, तो इनका गुणा कर देते हैं। ये आ गया आपका 00। 7 का 5 गुना 35, कैरी हो गया 3। 7 का 4 गुना हो गया 28, 28 और 3 हो गया 31,500, है ना। 8 का गुणा करो, तो 8 का गुणा करोगे तो हो जाएगा 00। 8 का 3 गुना करेंगे 24 का 4, कैरी हो जाएगा 2। 8 का 6 में गुना करेंगे 48, 48 और 2 कितना हो जाएगा? 50। ठीक है, 31,500 और 50,400, यही आ रहा है क्या? हाँ, वेरी गुड। अब इनको जोड़ दो, ये तो उसने इतने में बेचा। अब इन दोनों को आप जोड़ दीजिए, तो इनको जब आप जोड़ोगे तो ये आ जाएगा 00। 5 और 4 9, ये आ गया 1, और 5 और 3 8। फाइनली हमें पता चल गया कि उसने कितने में सामान बेचा है सब कुछ। 81900। खरीदा कितने में था? 78000 में। बेचा कितने में? 81900 में। तो मुझे बताओ इन दोनों में डिफरेंस कितने का है? दोनों में अंतर कितने का है? 78 से 81, 3900। 3900 रुपए का उसने लाभ कमाया, किस पर? 78,000 पे, मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, इसको आप सॉल्व करिए। 78 का वैसे ही 5 गुना होता है ये, तो 5% का प्रॉफिट लाभ उसने कमाया। ये आपके छोटे से प्रश्न का आंसर है। और मैं पहले ही बता दूं कि जो बच्चे डर रहे हैं, घबरा रहे हैं, है ना, अब तो खैर मैंने डांट दिया तो तुमने कुछ बोला नहीं तो अब तक तुम बहुत बोलते इस पे। तो अगर आप कभी मेंस लेवल का एग्जाम देते हैं, बैंक का या एसएससी का, तो ऐसा सवाल आ सकता है। अदरवाइज इसके अलावा किसी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा। तो आप छोटे मोटे एग्जाम्स की कोई तैयारी कर रहे हो, नॉर्मल एग्जाम्स है, तो उनके लिए घबराए ना, इतना बड़ा सवाल नहीं आएगा, क्योंकि ये 4 या 5 सवाल के बराबर एक है। तो ये बैंक के पीओ का मेंस हो सकता है या सीजीएल मेंस अधिकतम टच कर सकता है, इसके अलावा ये किसी एग्जाम में नहीं आएगा। 500 और 700 मानोगे ना तो कैलकुलेशन आसान नहीं होगा, ये सब पॉइंट में जाएगा तुम्हारा पूरा। धुआं धुआं हो गया। अरे मजा आया कि नहीं ये क्वेश्चन में? तुम तो ये बताओ, कोई नहीं पढ़ाएगा तुम्हें इतना।
ठीक है। यस, तो एक बार आप आराम से इसको देखिएगा और खुद से बनाइएगा। कुछ नहीं था, स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेट करना था और कुछ नहीं था, आराम से। ये उसने खरीद कर लाया, यहां उसने अपनी सारी स्कीम लगाई और बेचा, और यहां हमने देखा कितने का प्रॉफिट कितने का लॉस। 3 स्टेप्स में ये अपना हो गया। एनटीपीसी में नहीं आएगा, सेकंड नहीं, थर्ड नहीं, फोर्थ हो जाए तो भी नहीं आएगा। आया मजा? ये जो स्पेशल ऐसे क्वेश्चंस है ना, ये केवल आपको मैथ्स फाउंडेशन बैच में ही मिलेंगे, ये और किसी बैच में आपको कभी पढ़ने तक को नहीं मिलेंगे, है ना। तो ये इस बैच की खासियत है, इसलिए मैंने कहा कि ये जो बैच है ये कमजोर दिल के लोगों के लिए तो है ही नहीं। अगर आपके अंदर हिम्मत है, आपके अंदर अगर एक जज्बा है सीखने का, तो ही आप इस बैच से भरपूर फायदा उठा पाओगे। कमजोर दिल के आप होंगे, बार बार हार मानोगे, जैसे मैं बोलता हूं रोते रहोगे, तो कुछ नहीं सीखोगे, है ना। या तो एक चैलेंज मानकर सीखो, और नहीं तो अपने आप को कमजोर मानकर और खुद को कमजोर करते रहो। तो हम कमजोर हैं, लेकिन हम अब मजबूत बनने के लिए काम कर रहे हैं। तो अपनी मानसिकता बदलें, अपना थॉट प्रोसेस चेंज करें, और हर चीज को सीखने के उद्देश्य से देखें। मैं हमेशा एक ही बात बोलता हूं, अगर प्रश्न बन रहा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर कभी प्रश्न नहीं बनता है तो ज्यादा खुश होने की बात है, क्योंकि आपको वो कुछ सिखाएगा। भाई हम अल्टीमेटली दिन रात मेहनत क्यों कर रहे हैं कि हम लगातार सीखते रहें, कुछ ना कुछ नया मिलते रहे। तो अगर कोई प्रश्न नहीं बना तो ये तो बहुत खुशी की बात है, क्योंकि उससे हमें कुछ वो सीखने को मिलेगा जो हमें आज तक नहीं आता था, वो कहीं ना कहीं हमें काम आएगा। तो सीखते रहना सबसे इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन के लेवल, जो बच्चा लेवल देख देख के पढ़ेगा ना, सर ये किस लेवल का आएगा, सर मेरी परीक्षा में इतना आएगा क्या, भाई साहब कंपटीशन हर साल बढ़ रहा है। जो परीक्षाएं आज से 3-4 साल पहले बहुत आसान होती थी, उनका लेवल भी आसमान छू चुका है। तो आज के समय में अगर आपको जीना है, लाखों करोड़ों बच्चों में अपनी एक पोस्ट हासिल करनी है, तो आसान देखना और सोचना छोड़ दो, ठीक है। कठिन से कठिन चीजें सीखने की कोशिश करो, लेवल बढ़ाने का मकसद रखो, और यह सोचो कि यार ठीक है, जितना अच्छा और बेहतर सीखा जा सकता है सीखें, क्योंकि पेपर का कोई भरोसा नहीं है। आसान आए तो अपनी जीत तय है, लेकिन कठिन आ जाए तो भी अपनी जीत तय है, क्योंकि उसके लिए हम तैयार थे और बाकी लोग तैयार नहीं थे। इसलिए अपने आप को आगे धकाओ, अपने आप को वापस अपने पैरों को रोक के मत रखो कि सर आप तो ये बता दो ऐसा आएगा कि नहीं, इतना कठिन तो नहीं आएगा हमारी परीक्षा में। किसी को नहीं पता आपकी परीक्षा में क्या आएगा। तो आपके हाथ में एक ही चीज है, अच्छे से अच्छा सीखना, अच्छे से अच्छी मेहनत करना, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। अगर भविष्य बनाना है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का मतलब ही होता है कि इतनी सारी कंपटीशन में अपनी एक जगह बनाना। उसके लिए बाकी लोग अगर 10 घंटे पढ़ रहे हैं तो आपको उससे 2 घंटे ज्यादा ही पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आप उन्हें कॉम्पीट कर पाओगे। कुल मिलाकर उनसे ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो लेवल लगातार बढ़ाने का सोचें, पॉजिटिव सोचें, मेहनत करते रहें, अपना लेवल बढ़ाते रहें, ठीक है। हाँ जी, एक बार आप रिवाइज करोगे सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, है ना, और समझ में आ जाएगा आराम से। यूपीएसआई का भी आपका हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, तो बहुत इजी आएगा इसके कंपैरिजन में, ठीक है जी।